हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के नेक्स्ट 20 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2009 के एग्ज़ाम से दिसंबर 2019 तक के एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। टोटल 216 एमसीक्यू मैंने इस सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं। 2 वीडियो लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस विद डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उनमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनको हम फिर से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। इन दिसंबर 1999 यूरोपियन कमीशन मेंबर साइंड ए ट्रीटी दैट कमिटेड टू अडोप्टिंग ए कॉमन करेंसी नोन एज यूरो। दिस इज बेटर नोन एज। दिसंबर 1999 में यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स ने एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन किया। क्यों साइन किया? यूरो को अपनी करेंसी बनाने के लिए। इस ट्रीटी को क्या कहते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ लिस्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट इज नोन एज। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट कौन सा था, ये आपको बताना है। डो जोन्स स्टॉक मार्केट पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43। Assertion: American style option compared to European style provide more freedom to pro-option holder in exercising the option. American style option can be exercised only at a specified date which is generally the expiration date. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑप्शन होता क्या है। यहाँ पर ऑप्शन का मतलब है स्टॉक ऑप्शन। अब देखो, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे 20 इक्विटी शेयर्स खरीदूंगा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे 20 इक्विटी शेयर खरीदूंगा। एग्रीमेंट मैंने आपसे आज किया है और ख़रीदूंगा मैं आपसे 1 साल बाद में, लेकिन रेट आज वाली रहेगी। तो कहने का मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इक्विटी शेयर या अदर शेयर्स खरीदने का एग्रीमेंट करता है। शेयर फ्यूचर में खरीदे जाएंगे लेकिन रेट प्री डिटरमाइंड रहेगी। खरीदने का बायर के पास राइट रहेगा, वो चाहे तो खरीदें और यदि उसकी मर्जी नहीं होगी फ्यूचर में तो हो सकता है वो नहीं खरीदें। केवल राइट मिलेगा, ऑब्लिगेशन अटैच नहीं होगा। अब ये यहाँ पर 2 ऑप्शन की बात कर रहा है, एक अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन और एक यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन ज़्यादा फ्रीडम देते हैं बजाय यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन के, और सेकंड वाले में, रीजन वाले में जस्ट इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में तो ये कंडीशन होती है कि आपको एक्सपायरेशन डेट पर ही खरीदने पड़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ये जो सेकंड में बात बोल रहा है ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन के लिए होती है। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन में यदि हमने एग्रीमेंट किया है 1 साल के लिए तो 1 साल में हम कभी भी खरीद सकते हैं, उस लास्ट दिन तक हम कभी भी खरीद सकते हैं। जबकि यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में क्या होता है कि हम 1 साल ख़त्म होने पर उस आखिरी वाले दिन ही खरीद सकते हैं। तो ए वाला करेक्ट है और आर वाला हमारा इनकरेक्ट है। 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ए टर्नकी प्रोजेक्ट बिकॉज। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में टर्नकी प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो लेकिन आप एक कच्चे खिलाड़ी हो और मैं पहले से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस करना आता है, और आप एक नए खिलाड़ी हो। आप मुझसे कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो, लेकिन आप मुझसे बिजनेस परचेज कर तो लोगे लेकिन आप चला नहीं पाओगे क्योंकि आपको चलाना नहीं आता। तो मैं बिजनेस को पहले ही स्टार्ट कर लूँगा और जब बिजनेस थोड़ा बहुत रनिंग में आ जाएगा तब मैं आपको वो बिजनेस दे दूँगा। तो होगा क्या टर्नकी प्रोजेक्ट में? जो लाइसेंसर है, लाइसेंसर यानी जो बेच रहा है, वो लाइसेंसी को प्रोजेक्ट स्टार्ट करके दे देता है जिससे कि लाइसेंसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। लाइसेंसी एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट इन एंटायर प्लान इन हिज होम कंट्री एंड हैंड्स ओवर द की। द लाइसेंसर स्टार्ट्स ऑपरेशन एंड हैंड ओवर द की
of the operation plan to the licensee. The licensor starts operation and then invites the licensee, hands over the key to complete the remaining work. The licensor and the licensee jointly carry out the project and agree to share profit equally. तो आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर बता सकते हैं। तो देखो इसके अंदर होगा क्या, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देने हैं, आपको कोई भी कंप्लेंट है, तो आप बता सकते हैं कि स्पीड स्लो है, ज़्यादा है, या फिर मैं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ या जल्दी बता रहा हूँ। जो भी आपके सुझाव है उनको मैं फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। लेफ्ट में हमें दे रखा है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जेनेवा लोन टू प्राइवेट सेक्टर, और राइट साइड में हमें दे रखा है WTO, वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA। तो सबसे पहले ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको बताया था कि 1944 में हुई थी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। और ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन बने थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ए के अंदर हम 2 कर देंगे। फिर है सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है, IDA को कहा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा में हेड ऑफिस किसका है, WTO का हेड ऑफिस है। लोन टू प्राइवेट सेक्टर, कौन देता है प्राइवेट सेक्टर को लोन, IFC देता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। 2413 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके अपने मन में आंसर सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, assertion, the member nations consistently finding balance of payment crisis may approach the World Bank seeking financial accommodation to mitigate the crisis। यदि मेंबर नेशन को कंटिन्यूसली बैलेंस ऑफ पेमेंट का लॉस हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि हमें कुछ लोन दे दीजिए। द मेंबर नेशन फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन अप्रोच द IMF। और रीजन वाले में जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं कि वो वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाएंगे। BOP के बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूं, और वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एक कंट्री का BOP पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड के BOP की बात करें तो वो हमेशा 0 ही आएगा। वर्ल्ड का BOP एक तरीके से ट्रायल बैलेंस है और वो बिल्कुल इक्वल ही मिलेगा। तो जब भी BOP नेगेटिव में जाता है, जैसे इंडिया का BOP नेगेटिव में आ गया, तो सबसे पहले तो पैसे कहाँ से आएंगे, जो रिजर्व बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वहाँ से पैसे निकाल कर पेमेंट किया जाएगा। और RBI के पास भी पैसे खत्म हो गए तो पैसे कौन देगा, IMF देगा, नहीं कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पैसे देता है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देता है। तो R हमारा करेक्ट है और A बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, R इज करेक्ट एंड A इज रॉन्ग। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जो JRF है उसका रिजल्ट मुश्किल से 0.5% जाता है, और जो जॉब वैकेंसीज है उनमें तो रिजल्ट 0.5% भी नहीं जाता है, उससे भी कम जाता है। कहने का मतलब मोर देन 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप तैयारी कर रहे हो, जनरली स्टूडेंट 99% स्टूडेंट के जैसे ही तैयारी करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता आपके पेपर में लेवल कैसा आएगा, और पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें हर चीज़ को डिटेल में देखना पड़ेगा और टफ़ चीज़ों को हमें करके जाना पड़ेगा। यदि हम ऊपर से चीज़ें करके जाएंगे तो उनसे हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47, इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है एरर्स, जो बैलेंस नहीं मिला वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होता है। यदि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप MCQ सीरीज ऑन इंटरनेशनल बिजनेस का 2nd वीडियो जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, द इंस्ट्रूमेंट चूजन फॉर इनहेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जा रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर कितनी चीज़ें इंक्लूड होती है, 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या क्या इंक्लूड होती है, जो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो आएगा, जो सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व होते हैं वो आएगा, जो IMF के अंदर
जो आईएमएफ के अंदर पोजीशन होती है वो आएगा, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएंगे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कब था, 1969 में स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कॉन्सेप्ट आया था। स्पेशल ड्राइंग राइट है क्या, ये एक करेंसी नहीं है, ये केवल एक मेथड है, एक स्टैंडर्ड है, एक क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के पास 500 एसडीआर है, ये हमने माना है, और एक एसडीआर की प्राइस 100 रुपये है। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया इंडिया के पास, 50,000 हो गया। इतनी अमाउंट का इंडिया लोन ले सकता है आईएमएफ से, इतनी इंडिया के पास पोजीशन हो गई आईएमएफ के पास। जितना ज़्यादा एसडीआर होगा उतनी ज़्यादा लोन लेने की कैपेसिटी होगी, और उतने ज़्यादा वोट हमें आईएमएफ के अंदर मिलेंगे। जो बड़े कंट्रीज़ है जिन्होंने आईएमएफ में ज़्यादा पैसा लगा रखा है, चाइना, अमेरिका, उन लोगों के पास एसडीआर ज़्यादा है, और जिन्होंने कम पैसे लगा रखे हैं उनके पास एसडीआर कम है। एसडीआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, एसडीआर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 5 करेंसी के हिसाब से। 5 करेंसी कौन कौन सी है, अमेरिकन डॉलर है, यूरो है, जो जैपनीज येन है वो है, जो चाइनीज़ येन है वो है, और लास्ट में जो पाउंड है वो। इन 5 करेंसी के बेसिस पर एसडीआर की वैल्यू तय की जाती है। सबसे ज़्यादा योगदान होता है यूएस डॉलर का, इसका योगदान लगभग 42% है, 41.73। फिर यूरो की बारी है, 30.93% योगदान होता है, लगभग 31%। फिर जैपनीज़ येन और चाइनीज़ येन का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10.92%, लगभग 11% हो गया। और फिर पाउंड है 8.09%। तो इन करेंसीज के हिसाब से, इन करेंसीज की वैल्यू के हिसाब से एसडीआर की वैल्यू निकाली जाती है। नेटिंग ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेटिंग ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे अमेरिकन पर्सन के साथ कई सारे ट्रांजैक्शन हुए, मान लो टोटल 15 ट्रांजैक्शन हुए, तो 15 ट्रांजैक्शन का अलग अलग पेमेंट नहीं करके नेट पेमेंट कर दिया जाएगा, उनका बैलेंस निकाल लिया जाएगा। केवल 2 लोगों के बीच में होता है तो बायलैटरल नेटिंग ऑफ पेमेंट होता है, और कई लोगों के बीच में हो रहा है तो मल्टीलेटरल नेटिंग होता है। और स्विफ्ट के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एक इंटरनेशनल तरीका है पेमेंट करने का, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग ब्लॉक इन वर्ल्ड एंड चूज द करेक्ट कोड। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। देखो पहले क्या होता था कि लोग डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किए थे, और डब्ल्यूटीओ क्या करता था, सभी मेंबर कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड को प्रमोट करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशन तो मान नहीं रहे हैं, और जो उनके फ्रेंडली नेशन होते हैं उनके साथ वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे इंडिया ने मना कर दिया कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेगा इंडिया, तो क्या करेगा, इंडिया अमेरिका के साथ अलग से एग्रीमेंट कर लेगा अपना फ्री ट्रेड, इंडिया नेपाल के साथ अलग एग्रीमेंट कर लेगा, चाइना के साथ अलग एग्रीमेंट कर लेगा, मतलब वो जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। तो ऐसे ही जैसे इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज़ ने सार्क बना रखा है, वैसे ही विभिन्न कंट्रीज़ ने अलग अलग ट्रेडिंग ब्लॉक बना रखे हैं। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक है, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम यूनियन। तो इसके अंदर ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से इंडिया केवल सी वाले का, सार्क का ही मेंबर है, तो ए बी सी मतलब 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर है, तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, केवल पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जेआरएफ निकालना है या जॉब अगर आपको लेनी है तो कई चीज़ें आपको डिटेल में पढ़कर जानी पड़ेगी। जो बाकी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। आप खुद अपनी पोजीशन देखिए कि 100 स्टूडेंट में से आप नंबर 1 पर हो या नहीं हो। मैच द फॉलोइंग्स, 4 चीज़ें हमें लेफ्ट में दे रखी है, कैरोल मॉडल, कोरलेट हॉग मॉडल, हेक्सर ओहेलिन थ्योरी और नट विक सेल थ्योरी। तो पहले मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोल मॉडल की बात करते हैं। देखो कैरोल मॉडल क्या होता है, सबसे पहली बात तो कैरोल मॉडल दिया कब गया था, कैरोल मॉडल दिया गया था 1991 में दिया गया था। दिया किसने था, सीधी सी बात है कैरोल ने दिया था।
और ये मॉडल किससे रिलेटेड है? CSR से रिलेटेड है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, जैसे कि अभी रतन टाटा और बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। अब ये कैरोल मॉडल ने क्या बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 4 CSR फॉलो करनी चाहिए, और ये चारों CSR का इन्होंने पिरामिड बनाया। मतलब पहली CSR फॉलो करेंगे, वो जब आप आसानी से कर पा रहे हो तब सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। यदि आप पहली ही पूरी नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको आपकी इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा? आप टैक्स वगैरह का पेमेंट अच्छे से करो, एम्प्लॉयज़ की हेल्प करो। इकोनॉमिक के बाद में लीगल में क्या आएगा? रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। लीगल के बाद में आएगा एथिकल, जो चीज़ें एथिकल सही है वो हमें करना है, जिन चीज़ों से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो हमें नहीं करना है। और लास्ट है फिलेंथ्रोपिक का मतलब परोपकारी। मतलब फिलेंथ्रोपिक में अगर हम बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी चीज़ें करते हैं, जैसे एलन मस्क वगैरह है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे डोनेट कर देते हैं, बस खूब सारे पैसे कमाते हैं और फिर 80-90% पैसा डोनेट कर देते हैं। और इंडिया के बिजनेसमैन आपको पता है किस तरीके के हैं। तो ये चीज़ें, मतलब ये 4 चीज़ें हो गई जो कैरोल ने बताई। और कब बताई थी कैरोल ने? 1991 में बताई थी। तो कैरोल मॉडल किस चीज़ से रिलेटेड है? कैरोल मॉडल रिलेटेड है हमारा CSR से। फिर अगली हम बात करते हैं नटविक सेल थ्योरी। नटविक सेल थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, जो नटविक सेल है ये एक इंसान का नाम है, सेल यहाँ पर बेचने वाला नहीं है। नेटविक सेल थ्योरी किस बात से रिलेटेड है? नेटविक सेल थ्योरी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो नेटविक सेल ने बताया कि इंटरेस्ट की 2 प्रकार की रेट होती है। कौन कौन सी रेट होती है? एक तो होती है नॉर्मल रेट और एक होती है मनी रेट। नटविक सेल ने बताया कि इंटरेस्ट की 2 प्रकार की रेट होती है, एक होती है नॉर्मल रेट, एक होती है मनी रेट। नॉर्मल रेट, आपने पैसे उधारे दिए किसी को और 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो है नॉर्मल रेट। और मनी रेट क्या है? आपने किसी को पैसे उधारे दिए हैं, तो सीधी सी बात है, फ्यूचर में आपने उस पर्सन को अभी 1000 रुपये दे दिए और वो आपको 5 साल बाद में 1000 रुपये ला कर देगा। तो 5 साल बाद में तो 1000 रुपये की कीमत 1000 रुपये रहेगी नहीं, उससे कम हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कोर्स में है। तो जो मनी रेट है वो मान लो 8% है और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10%। तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब यदि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम होगा, और यदि मनी रेट ज़्यादा है तो नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम होगा, और यदि दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। फिर एक हमारा कॉन्सेप्ट है कोरिलेट होग मॉडल। कोरिलेट होग मॉडल किस बात से रिलेटेड है? टैक्सेशन से रिलेटेड है। ये बताते हैं ऑप्टिमल टैक्सेशन के बारे में। ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या होता है? बेस्ट तरीके से टैक्स किस तरीके से लगाए जाए। तो ये बताते हैं कि जो भी लग्जरी चीज़ें उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं हेक्सर-ओहलिन थ्योरी की। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी देखो क्या होती है? टोटल 3 थ्योरी होती है। तीनों थ्योरी के बारे में हमें समझना पड़ेगा। एक होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एक होती है कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एक होती है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, और एक और होती है जो हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है उसका किसी ने क्रिटिसाइज्म किया था, उसकी किसी ने आलोचना की थी। ये चारों थ्योरी किस बात से रिलेटेड है? इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। फिर से बताता हूँ, 4 थ्योरी है हमारी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, और एक हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का एक्सेप्शन या उसका क्रिटिसिज्म। ये चारों थ्योरी किस बात से रिलेटेड है? इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होने का क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट, आजकल क्या है, हर इंसान रिव्यूअर बना हुआ है, हर चीज़ का रिव्यू करने में लगा हुआ है। जो स्टूडेंट है वो बुक से दूर जा चुके हैं और सोशल मीडिया के नज़दीक आ चुके हैं। जिस बंदे ने अपनी लाइफ में 1 या 1.5 प्रधानमंत्री देखे हैं, वो 12 प्रधानमंत्री का रिव्यू कर रहा है कि 70 सालों में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन। वैसे ही आजकल लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि हर कंट्री को
इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को कहीं से कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें हैं हमें हमारी कंट्री में बना लेनी चाहिए। तो मतलब आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके की लोग बातें करते हैं कि इंडिया कहीं से भी कुछ नहीं खरीदे, हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो 4 थ्योरी है, केवल टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, इधर उधर की कहानियाँ मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो ये 4 थ्योरी क्या बताती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात करते हैं। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी कब आई थी? 1817 में आई थी। किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने दी थी। और क्या कहती है कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी? इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करेगा लेबर कॉस्ट पर। मतलब डेविड रिकार्डो ने ये माना कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री में बराबर ही होते हैं। अब कोई प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है। यदि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर कॉस्ट कम आएगी तो आप सस्ता बना लोगे, तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कम है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपके यहाँ पर रेट महंगी पड़ेगी, तो आप महंगा प्रोडक्ट मत बनाओ, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लो। ये हमारा कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी हो गया। फिर हमारा है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आया था 1776 में। किसने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी? ए से याद कर लो, एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी में तो हम केवल लेबर कॉस्ट देख रहे थे, जबकि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एब्सोल्यूट कॉस्ट देखेंगे। एडम स्मिथ ने ये बोला हर कंट्री सब कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। और क्यों सब कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता? 2 रीज़न के कारण सब कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक होते हैं नेचुरल एडवांटेज, एक होता है एक्वायर्ड एडवांटेज। नेचुरल एडवांटेज का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। किसी कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है और किसी कंट्री के पास कोई दूसरा नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। और एक्वायर्ड एडवांटेज क्या होती है? उसकी लेबर एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी वगैरह। फिर हमारी है हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी भी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के जैसे ही बात करती है। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी क्या कहती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस पर डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा कि आप चीप रिसोर्सेज काम में ले रहे हो या फिर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज काम में ले रहे हो। और रिसोर्सेज चीप कब होंगे? जब आपके पास रिसोर्सेज का भंडार है। और एक्सपेंसिव रिसोर्सेज कब होंगे? जब आपके रिसोर्सेज स्केयर है। तो ये हमारी हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है। पहले 1919 में आई थी, फिर इन्होंने 1933 में इसको डेवलप किया था। फिर एक पर्सन ने हेक्सर-ओहलिन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया। किसने किया? लियोन्टिफ पैराडॉक्स उसे कहा जाता है। लियोन्टिफ पर्सन का नाम था और इन्होंने पैराडॉक्स दिया और इन्होंने हेक्सर-ओहलिन थ्योरी को गलत बताया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स है वो कब आया था? 1953 में आया था। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है। टेक्निकल क्वालिटी हो सकता है किसी चैनल पर ज़्यादा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कंटेंट वाइज आपको इससे बढ़िया कुछ मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, हमको ये मैच करना है। कैरोल मॉडल, कॉर्लेट हॉग मॉडल, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, नट विक सेल थ्योरी। आई होप अब आप आसानी से कर सकते हो। कैरोल मॉडल में क्या आएगा? CSR आएगा तो 4 आ जाएगा। कॉर्लेट हॉग मॉडल में क्या आएगा? टैक्सेशन आएगा तो 3 आ जाएगा। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी में इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, 1 आ जाएगा। नॉट वीक सेल थ्योरी में क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट आएगा तो 2 आ जाएगा। 4 3 1 2 हमारा आंसर है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको डिटेल में ही पढ़कर जाना पड़ेगा। यदि आप हर बार वही चीज़ें पढ़कर जाएंगे जो हर बार आप पढ़कर जाते रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा हर बार का जैसा। क्वेश्चन नंबर 51, कंसिस्टेंटली फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट डेफिशिएंसी कैन अप्रोच। यदि कंटिन्यूसली बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा है तो किसको अप्रोच करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, याद हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 51 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 52, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड एक तरीके से बार्टर सिस्टम होता है, लेकिन ये रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड से। तो होगा क्या, इंडिया वाले कुछ प्रोडक्ट फॉरेन को दे देंगे और फॉरेन वालों से कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे, करेंसी में लेन देन नहीं होगा, बार्टरिंग सिस्टम में लेन देन हो जाएगा। जैसे देखो एट प्रेजेंट क्या है, अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका फुल अपनी दादागिरी करता है। अमेरिका विभिन्न कंट्रीज़ को मना कर देता है कि कोई भी ईरान से गुड्स परचेज नहीं करेगा। किसी ने भी यदि ईरान से गुड्स परचेज किया तो हम डॉलर पर रोक लगा देंगे, और डॉलर पर रोक लगा दी तो कहीं से आप गुड्स परचेज कर नहीं पाओगे। तो जो इंडिया है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल परचेज कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को भी धमकी दी। तो इंडिया ने पूरी तरीके से तो ईरान से पेट्रोल खरीदना बंद नहीं किया, लेकिन कम जरूर कर दिया। अब देखो चाइना ने इसका भी एक तरीका निकाल रखा है। चाइना कंटिन्यूसली ईरान से गुड्स परचेज करता है, लेकिन कैसे करता है? इस बार्टर सिस्टम के थ्रू परचेज करता है। और बार्टर सिस्टम के थ्रू परचेज कर रहा है तो यूएसडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से रशिया है, रशिया और अमेरिका की दुश्मनी आपको पता है, तो रशिया ईरान की हेल्प करता है और उससे गुड्स परचेज कर लेता है बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो काउंटर ट्रेड में क्या होता है? बार्टरिंग होती है, और बार्टरिंग इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। और लेकिन काउंटर ट्रेड केवल तभी काम में लाया जाएगा जब मल्टीलेटरल ट्रेड होगा। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब है दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होगा, तभी काउंटर ट्रेड वर्ड काम में लिया जाएगा। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, मल्टीलेटरल, बार्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन देखते हैं हम। ए शॉर्ट बायलेटरल ट्रेड when one set of goods is exchanged for another set of goods and a seller provides a buyer with delivery, a company takes full responsibility for making its goods available in the target market by selling directly to end users. The companies in two separate sovereign agrees to exchange one set of goods with another set of goods. Set of multilateral trade where one set of goods and services may be exchanged for another set of goods among the trading partner. क्या करेक्ट आंसर आएगा? 4 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मल्टीलेटरल ट्रेड हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही है। 3 वाले में और 1 वाले में बायलेटरल हो रहा था, और 2 वाले में तो ये बार्टरिंग सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, द अमेंडेड पेटेंट एक्ट। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, पेटेंट एक होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट, फिर एक होता है हमारा डिज़ाइन, एक होता है ट्रेडमार्क, और एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आज इन आईपीआर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जब ऑप्शन और आएंगे और आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको और आईपीआर के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये 216 क्वेश्चन करेंगे उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो 216 क्वेश्चन है, 216 क्वेश्चन का मतलब 864 हमारे ऑप्शन हो गए, 864 टॉपिक हो गए। जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन इन 864 टॉपिक में से ही आएंगे, इनके बाहर से हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन टॉपिक को हमें एक तरीके से डिटेल में पढ़ लेना है। सबसे पहले मैं आपको पेटेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, पेटेंट किस चीज़ के लिए दिया जाता है? जब हम कोई नया आविष्कार करते हैं तो उसके लिए हमें पेटेंट मिलता है। यदि हमने डायनासोर खोज लिया तो पेटेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने डायनासोर का आविष्कार नहीं किया है, हमने इन्वेंशन नहीं किया है, हमने तो डिस्कवर किया है, वो पहले से था। हमने कोई बाइक बनाई जो कि पानी से चलेगी तो उसके लिए हमें पेटेंट मिल जाएगा। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट तब मिलता है जब हमने कोई नया आविष्कार नहीं किया है, हमने केवल उस चीज़ का एक्सप्रेशन चेंज किया है। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चन का मैंने आविष्कार किया है क्या? नहीं, ये तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने केवल इनकी फॉर्मेटिंग सेट की है। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने हमारे क्वेश्चन कॉपी कर लिए, मैंने तो इनकी फॉर्मेटिंग सेट चेंज किया है। तो जो भी नोट्स है, म्यूजिक है, फिल्म है, बुक है, उनके लिए कॉपीराइट होता है। म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, वो फिक्स रहेंगे, केवल उनका कॉम्बिनेशन चेंज किया गया है। फिर डिज़ाइन, किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन है तो उसके लिए अपन डिज़ाइन वाला आईपीआर ले सकते हैं। कोई भी अपन ने बढ़िया डिज़ाइन बनाई, जो भी शर्ट वगैरह आती है, कोई भी बढ़िया साड़ी वगैरह है, उनके लिए डिज़ाइन वाला होता है।
ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बिजनेस का नाम हो सकता है, बिजनेस का कोई आइकन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है। जैसे ओनली कॉमर्स हमारा चैनल है तो इसका ट्रेडमार्क अपन ले सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के लोगो में जो भी कलर वगैरह हम काम मिलें वो ट्रेडमार्क अपन ले सकते हैं, या अपने चैनल का कोई लोगो है कि हम सपने नहीं परिणाम दिखाते हैं उसका ट्रेडमार्क हम ले सकते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक जगह की कोई स्पेसिफिक चीज़ फेमस हो जाती है तो उस फेमस चीज़ का जियोग्राफिकल इंडिकेशन ले लिया जाता है, उससे वो चीज़ प्रमोट होगी। जैसे दार्जिलिंग की चाय है तो उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उससे वहाँ की चाय और ज़्यादा फेमस होगी। बंगाल के रसगुल्ले हैं, बीकानेर की भुजिया है, तो इंदौर के पोहे हैं, तो इनका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। आप भी अपने एरिया का कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो इससे क्या होगा, उस जगह की वो चीज़ें फेमस हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। जो पेटेंट होता है, पेटेंट के लिए एक्ट कौन सा होता है? पेटेंट एक्ट 1970 होता है। और इंडिया में पेटेंट कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 20 सालों के लिए वैलिड होता है, और 20 साल के बाद में फिर से आप उसका रिन्यूअल करा सकते हो। जैसे देखो क्या होता है कि मेडिसिन वगैरह होती है, तो कोई भी आपने मेडिसिन बनाई तो 20 साल तक तो आपकी मोनोपोली रहेगी, केवल आप ही वो चीज़ बेचोगे। लेकिन 20 साल बाद में तो और भी दूसरी कंपनियां बनाने लग जाएगी, फिर तो आपकी बिकेगी नहीं। तो कंपनियां क्या करती है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देती है उसी मेडिसिन के अंदर, और फिर से उसका पेटेंट करवा लेती है। कॉपीराइट, कॉपीराइट कितने टाइम तक वैलिड होता है? कॉपीराइट वैलिड होता है 60 सालों तक, और इसका एक्ट होता है 1957। फिर है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, और ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है। ट्रेडमार्क का एक्ट होता है 1999, और ये भी 10 सालों के लिए वैलिड होता है। जो डिज़ाइन है उसका एक्ट होता है 2000, और ये भी 10 सालों के लिए वैलिड होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि नोट्स आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए। यदि आपके एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद में है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए एग्ज़ाम होने के बाद भी, और कंटिन्यूसली नोट्स बनाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एग्ज़ाम होंगे और 5 दिन के अंदर आप इतना मैटर पढ़ लेंगे जो अदर स्टूडेंट 3 मंथ में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, assertion the amended patent act in compliance with WTO provides for grant of product patent as well as process patent for a period of 20 year from the date of application। ये बोल रहे हैं इंडिया में जो पेटेंट एक्ट है जो कि WTO की कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसमें प्रोडक्ट का भी पेटेंट होता है और प्रोसेस का भी पेटेंट होता है, और 20 सालों तक के लिए होता है। रीजन में ये बता रहे हैं, अंडर द एक्ट पेटेंट में बी ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन विच मीन्स in new product or process involving inventive step and capable of industrial application technical advance over existing knowledge। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है उसके अकॉर्डिंग पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब ये सभी कंडीशंस पूरी होती है। क्या क्या कंडीशन पूरी होती है? कंडीशन नंबर 1, इन्वेंशन होना चाहिए, कोई आविष्कार होना चाहिए, न कि आपने डिस्कवरी की। डायनासोर यदि आपने खोज लिया तो पेटेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट या प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, वो तो पहले से ही थी तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, उसके अंदर कोई इन्वेंटिव स्टेप होनी चाहिए। और चौथी बात, उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। और पांचवी बात कि जो पहले से चीज़ थी उसका आपने कोई एडवांसमेंट किया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है आपने कोई नई चीज़ तो बनाई है लेकिन वो केवल आपके ही काम में आएगी। आपने कोई नया मंत्र खोजा है लेकिन वो मंत्र केवल आप बोलोगे तभी काम करेगा, और कोई वो मंत्र बोलेगा तो काम नहीं करेगा, तो पेटेंट काम नहीं आएगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है वो चीज़ सभी के काम में आ सकती है तभी पेटेंट मिलेगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से आपको जितनी भी चीज़ें पता चली है, जितने भी आपको ईयर्स पता चले हैं एक्ट के, जो आपको पीरियड पता चला है, जो आपको 5 कंडीशन पता चली है पेटेंट की, वो सभी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तब आपको एग्जाम में फेल होने से कोई भी आपको एग्जाम में फेल नहीं कर सकता, पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर क्रिएशन ऑफ राइट एज पर डब्ल्यूटीओ मैंडेट। इनमें से कौन सी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो सकती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक डिस्क, परफॉर्मिंग आर्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, जर्नल्स, बुक्स, सीड्स, डिजाइन, ब्रांड। तो तीन चीज़ें हमें लेनी है, एक को हमें छोड़ना है। 2, 3, 4 हमारा करेक्ट है। 2, 3, 4 हमें किस में दे रखा है? देखो 2, 3, 4 2, 3, 4 तो हमें नहीं दे रखा है। एक बार इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा 54 का। 54 का आंसर हम देखते हैं एक बार। 54 में हमारा आंसर आएगा बी। तो देखो 54 में बी ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? 4, 3, 1। तो देखो 4, 3, 1 का मतलब 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। जीपीएस का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें नहीं मिलेगा। 1, 3, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। नाफ्ता केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1990 फॉर इम्प्रेसिंग। नाफ्टा में कौन कौन इंक्लूडेड है? नाफ्टा में इंक्लूडेड है यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। और आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है नाफ्टा की फुल फॉर्म। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। स्टूडेंट आज हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे। ऑलरेडी हमारा वीडियो लगभग 30 मिनट्स का हो चुका है। बड़ा वीडियो होता है तो आप लोग फुल वीडियो देखते नहीं हो। अभी आप लोग उतने सीरियस नहीं हो, आप अपने एग्जाम को भी सीरियस नहीं ले रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि एग्जाम का रिजल्ट कितना जाता है और आप लोगों को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि जेआरएफ जैसा एग्जाम आप निकालना चाहते हो, कम से कम 5 आवर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स बढ़ेगा, क्लासेज भी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा बढ़िया मैटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मंडे से सुबह 6 बजे एक 5 मिनट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग देखोगे तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, यदि आप लोग नहीं देखोगे तो न तो ये 2:30 बजे वाली क्लास में कंटिन्यू कर पाऊँगा। रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेकार है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है। न तो ये वाली क्लास कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं 6 बजे वाली क्लास मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।